So, good afternoon, everyone. Good afternoon to the webinar today. तो सब लोग आई होप सब ठीक है। एंड कल यूएस सीपीआई का डेटा आया था जो आखिरी बड़ा डेटा था अभी अगले एक महीने तक। तो अगर एज अ ट्रेडर आप देखते हो तो जनरली आपको ये देखना चाहिए कि कौन से बड़े डेटा पॉइंट्स इस महीने आने वाले हैं यूएस में, बिकॉज मेनली यूएस सबसे बड़ा मार्केट है। एंड इम्पैक्ट कैसा रहेगा उसका। तो अब हम समझ चुके हैं कि तीन इवेंट हुए। एक हुआ अपना फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन, जिसमें हमने देखा कि फेड ने 25 बिप्स बढ़ाए हैं एंड मार्केट को एक पॉजिटिव दिखा कि इसके बाद पॉज शुरू हो जाएगा कि अगला जो इंटरेस्ट रेट का मीटिंग होगा उसमें हाइक नहीं होगा। तो वो एक बड़ा पॉजिटिव है। उसके बाद हमने देखा कि नॉन फार्म पेरोल्स अबाव एक्सपेक्टेशन आए, जो एक और पॉजिटिव था। और कल सीपीआई भी स्लाइटली लोअर देन एक्सपेक्टेशन आया 10.1 से, वो भी पॉजिटिव था। तो ओवरऑल तीनों इवेंट एक तरीके से नॉन इवेंट और पॉजिटिव के तरफ मैं मान सकता हूँ। बट अब आपको ये देखना है कि आगे एक महीने क्या होगा, क्योंकि जनरली जब मार्केट में न्यूज नहीं होती है तो प्योरली टेक्निकल्स के बेसिस पे ट्रेडिंग होती है। तो जब आपको एज अ टेक्निकल ट्रेडर आपके लिए ये बहुत अच्छा महीना है एक महीना, क्योंकि अगला बड़ा डेटा जून 14 को आएगा। तो जून 14 तक आपके पास एक अच्छा टाइम है जहाँ पे आप ट्रेड्स ले सकते हो और अच्छी खासी अपनी स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं कि कल हुआ क्या, एक्सपेक्टेशन क्या थी और आगे क्या होने वाला है फंडामेंटल। तो मार्केट की पोजीशनिंग थी कि सॉफ्ट नंबर आएगा और उसकी हिसाब से मार्केट बुलिश था बिफोर द इवेंट, एंड वैसा ही हुआ। मार्केट पार्टिसिपेंट अभी एक्सपेक्ट करे कि रेट कट्स। तो मैं एक और आपको बता दूं एक फंडामेंटली इंपॉर्टेंट चीज के, इंटरेस्ट रेट अगर हाइक कर रहे हैं तो मार्केट के लिए नेगेटिव होता है, बिकॉज अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो लिक्विडिटी भी कम होगी और लोन्स भी लोग थोड़े कम लेंगे, क्योंकि हमेशा अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से आपको लोन्स नहीं मिलती है। अब क्या होगा कि मार्केट एंटिसिपेट कर रही है कि 2 से 3 कट ये साल आ सकते हैं, जबकि फेडरल रिजर्व ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, ऐसा कोई खबर नहीं है कि होने वाला है। बट ये एक एस्टिमेट है ब्रोकर्स का कि ऐसा हो सकता है, और उसी एस्टिमेट पे मार्केट चल रहा है। अगर आप सोच रहे हो कि इतना बुलिशनेस क्यों है मार्केट में, तो उसका सिंपल रीजन ये है कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2-3 रेट कट्स आएंगे, और रेट कट्स आएंगे तो लिक्विडिटी बढ़ जाएगी एंड ओवरऑल मार्केट्स के लिए बेटर न्यूज होगा। उसी हिसाब से मार्केट्स हमेशा फ्यूचर्स को डिस्काउंट करके काम करती है। मार्केट अभी यही फ्यूचर देख रही है कि रेट कट होगा, और वो रेट कट में फायदा मार्केट वालों का होगा, कंपनीज का होगा एंड ओवरऑल स्टॉक्स और सारे इंडाइसेस का भी होगा। ठीक है, फेड ने बहुत क्लियरली बोला है कि वो लोग अगला डेटा भी देखेंगे। तो अगर आप एज अ डेटा के हिसाब से देखोगे, 12 तारीख, अगले 12 तारीख या 11 तारीख को सीपीआई है, तो उसके बाद आपका आएगा फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन। सो एक और बड़ा डेटा पॉइंट है बिफोर द फेड डिसीजन। तो अगर वो डेटा पॉइंट भी बिलो एस्टिमेट आता है तो फेड फॉर श्योर हाइक नहीं करेगी। अगर वो डेटा पॉइंट हायर देन एस्टिमेट आता है तो एक और चांस हो सकता है रेट हाइक का। अभी मार्केट के हिसाब से ये पूरे साल में एक और हाइक हो सकता है, उसके बाद हाइक नहीं होगा। बट अभी वो फेड का टेक नहीं है, प्योरली मार्केट का गेस है। ठीक है, अब यूरोप में आपने देखा, अगर आप लोग लास्ट एक हफ्ते से ट्रेड कर रहे हो, आपको आइडिया होगा कि यूरो वीकन होता जा रहा है। अभी तो 1.093 लेवल पे आ चुका है। एंड ये लास्ट एक हफ्ते से, जब से ईसीबी ने अपना अनाउंसमेंट दिया, तब से ये एक ही तरफ वीक होता जा रहा है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी ऐसा कोई बड़ा मार्केट न्यूज होता है, अगर लाइक हमने जब वो न्यूज ईसीबी का न्यूज आया था रेट हाइक का, उसके बाद शाम को जो ईसीबी की प्रेसिडेंट है लगार्ड, उसका 1-1.5 घंटे का स्पीच था। पर वो सुनना समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है सबके लिए, पर मेरे हिसाब से सुनना तो जरूर चाहिए, क्योंकि हमने जब वो सुना हमें क्लियरली आइडिया गया कि यूरो में वीकनेस आने वाली है। एंड उस हिसाब से यूरो वीक हुआ ही है। एंड आराम से 100 पॉइंट आपको यूरो पे मिल जाता है अगर आप उसके हिसाब से ट्रेड लेते हैं।
इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि सारे डेटा पॉइंट्स, सारे बड़े टॉकिंग पॉइंट्स को अच्छे से आप ध्यान दोगे तो आपको इजी ट्रेड्स भी मिल सकते हैं ना। ठीक है। अब यूरोप, क्योंकि लोग ये अजम्पशन में जी रहे थे कि सिर्फ यूएस में प्रॉब्लम है, यूरोप में कोई इशू नहीं है। अब लोगों को रियलिटी समझ रहा है कि यूएस भी नहीं, यूरोप में भी इश्यूज है, एंड इन्फ्लेशन बहुत टाइम तक रहने वाला है। ठीक है। तो अभी एक्सपेक्टेशंस ये है, अब हम देखते हैं कि कल क्या मार्केट की पोजीशन इन टर्म्स ऑफ सारे स्टॉक्स, इंडाइसेस, करेंसीज और कमोडिटीज की क्या पोजीशनिंग थी। तो इक्विटीज एक बुल रन में है, ऑलमोस्ट मार्च मिड से लेके मई, ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए कि वन साइड अप मूव चल रहा है इक्विटीज वर्ल्ड वाइड। अगर आप देखोगे कि यूएस इंडाइसेस भी 34,000 पे, यूएस 30 है, 13,500 के आसपास है, यूएस 100 जो नैस्डैक है, निफ्टी आपका 18,300 400 है, जर्मनी का डैक्स 16,000 है। तो एवरीथिंग सब बुलिश है, मार्केट एंटिसिपेट नहीं करेगी कोई इशू हो सकता है, और तीनों इवेंट मार्केट के फेवर में ही गया, तो इसलिए वो वैसा मूवमेंट आपको मिला। गोल्ड और सिल्वर भी एज सच जो एक हाई बनाया था उसके बाद नीचे नहीं आ रहा है, तो वो भी आप क्लियरली चार्ट्स में देख सकते हो। क्रिप्टो करेंसीज भी, बिटकॉइन 30,000 के आसपास, इथेरियम ऑलमोस्ट 1900 के आसपास, तो दोनों अच्छा ही कर रहे हैं ऊपर। ऑयल नीचे है, मेरे हिसाब से ऑयल ये साल वीक रहने ही वाला है, तो अगर आप ऑयल में ट्रेड करते हो, मेरे हिसाब से ऊपर के लेवल्स पे शॉर्ट करने के लिए अच्छे चांसेस मिले तो ले लेना, क्योंकि भाव नीचे ही आने वाला है। यूएसडी वीक रहा है, तो ये एक सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट था लास्ट वीक के, ये तीन इवेंट के बाद डॉलर को क्या होगा, कि डॉलर गिरेगा कि नहीं, तो वो अभी हम चार्ट में देखते हैं। तो हम अभी क्लियरली चार्ट्स की तरफ भी चल सकते हैं। उसके पहले मैं आपको एक ये बता दूं कि आपको, हाँ, ये एक आप फोटो ले सकते हो, लेना चाहते हो, क्योंकि ये सारे मेजर इंस्ट्रूमेंट्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, एंड ये लेवल्स जब तक है तब तक आपको कोई बड़ा मूव नहीं दिखेगा। अब देख सकते हो यूरो में 94 ऑलरेडी टूट चुका है, तो आपको इसमें मूवमेंट जैसे ही दिखा, आपको पता है लेवल्स टूट गए, तो फिर नया मूवमेंट आ सकता है। ठीक है। अब हम देखते हैं ओवरऑल मार्केट क्या कर रहा है, एंड पहले चलते हैं हमारे डॉलर के पास, क्योंकि डॉलर सबसे, मेरे हिसाब से, मैं हमेशा कहता हूँ उससे इम्पोर्टेंट टूल है। अब डॉलर में आप ये देखोगे कि बहुत ही स्मार्टली डॉलर ने अपना बेस नहीं तोड़ा है। ठीक है। ये जो लेवल है 101 का, ठीक है, ये 101 का लेवल बिल्कुल नहीं टूटा है, और अभी एक ब्रेकआउट देने की संभावना बन रही है डॉलर में। ठीक है। ये आप देखिए 101, तीनों इवेंट आए, तीनों मेरे हिसाब से डॉलर, दो तो एटलीस्ट डॉलर नेगेटिव थे, एंड वो गिरे भी, कल भी डॉलर गिरा, 101.2 के आसपास आया, पर वापस 102 के आसपास आ गया। तो जब तक डॉलर 101 प्रोटेक्ट करता है, मेरे हिसाब से डॉलर स्ट्रांग हो सकता है। एंड डॉलर के हिसाब से एक बड़ा इवेंट इस महीने जो हो सकता है अगले 15-20 दिन में, उसमें एक चीज ये है कि आपको पता है कि यूएस में अभी डेट सीलिंग का इशू चल रहा है, और डेट सीलिंग अगर वो लोग रेस करते हैं तो डॉलर के लिए एक बड़ा पॉजिटिव हो सकता है। मेरे हिसाब से ये मूव आप जो देख रहे हो, कहीं ना कहीं वो डेट सीलिंग रिवाइज होने वाली है, उसका एंटिसिपेशन में ट्रेडर्स ये मूव ले रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप डॉलर के हिसाब से ट्रेड कर रहे हो, तो 101 का लेवल जब तक डॉलर इंडेक्स ब्रेक नहीं करता है, तब तक डॉलर के नेगेटिव ट्रेड्स लेना इजी नहीं है, क्योंकि अब डॉलर वहां पे, अगर आप देख सकते हो, यहाँ पे ऑलमोस्ट एक ट्रिपल बॉटम बना चुका है, एंड जैसे ही ये 102.5 के ऊपर चला जाएगा, वहां से आपको सीधा 103 और 104 का मूव दिख जाएगा। एंड डॉलर में मूव्स बहुत जल्दी होते हैं, आप सबको पता है, एंड वो, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ थोड़ा संभाल के रहना। एंड अगर आप देखोगे, हम इतने सारे टेक्निकल्स बात किए लास्ट फ्यू वीक्स में, तो आप देख सकते हो इधर एमएसीडी भी क्लियरली आपको दिखा रहा है बाय, ये अच्छा खासा बाय चल रहा है एमएसीडी में। अगर आप एडीएक्स भी देखोगे तो आप देख सकते हो कि मोमेंटम भी स्ट्रांग हो रही है, ट्रेंड भी स्ट्रांग हो रहा है, और आरएसआई भी अभी 70 के ऊपर आ चुका है। तो डॉलर ओवरऑल अप ट्रेंड में है, एंड अगर आप डॉलर वीक ट्रेड ले रहे हो तो थोड़ा संभाल के लेना, क्योंकि मार्केट थोड़ा टर्न हो रहा है। ठीक है। अगर आप पहले यूरो यूएसडी पे चलते हैं करेंसीज में, तो आप देख सकते हो अभी 92 आ चुका है यूरो यूएसडी में, एंड 90 तो मेरे हिसाब से बहुत जल्दी आ सकता है, और 90 पे मेरे हिसाब से थोड़ा सा भी रुकेगा, और फिर आपको शायद एक तरफ का थोड़ा सा मुंह मिल जाए, बट अगला उसका जो सपोर्ट है वो है 85 और फिर 80। 80 पे अच्छा खासा सपोर्ट है, तो 80 तो इजीली नहीं टूटेगा। पर ओवरऑल
यूरो लग रहा नेगेटिव है, एंड व्यू और मेरा चार्ट नेगेटिव है। अगर आपको शॉर्ट करना है थोड़े ऊपर के लेवल, तो अगर आपको 95 टू 100 के बीच वाला लेवल, 1.1 वाला लेवल मिलेगा, तो आप आराम से शॉर्ट कर सकते हो यूरो में। वही साइड में अगर आप देखो, जीबीपी यूएसडी बहुत ही स्ट्रांग चल रहा है, एंड अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया 1.2550 के ऊपर, एंड अब थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है। तो आज 3 बजे, मतलब अभी से एक 45 मिनट्स बाद, बैंक ऑफ इंग्लैंड का भी इंटरेस्ट रेट डिसीजन है। 25 बिप्स रेट हाइक एक्सपेक्टेड है। तो अगर वो होता है तो बैंक ऑफ, अब पाउंड पे भी आज थोड़ा सा वॉलेटिलिटी आपको देखने मिलेगा। अगर नेगेटिव कमेंट्स आते हैं तो मेरे हिसाब से ये लेवल, जो 1244 वाला लेवल, एक और बार टेस्ट हो सकता है। ठीक है, अगर नेगेटिव न्यूज आया तो। ठीक है, 2350 और 2450 वाला लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो दो लेवल्स पे कहीं ना कहीं सपोर्ट ले सकता है। ब्रेकआउट दिया तो 1.27 की तरफ भी पाउंड जा सकता है। फिर चलते हैं एनजेडी के तरफ। तो अगर आप एनजेडी में देखो, बराबर ये 6350 का जो जोन है, यहाँ पे उसको एक रेजिस्टेंस मिला है। छोटा अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था यहाँ से, पर मेरे हिसाब से अभी थोड़ा रीटेस्ट होगा। तो ये लेवल जो है 1.628 629, ये लेवल एक और बार आ सकता है। उसके बाद हम देखेंगे कि मुंह कौन सी तरफ चलती है, बट एक बार के लिए रीटेस्ट का चांस तो है। तो थोड़ा नीचे ही दिख रहा है एनजेडी यूएसडी। और यूएसडी अगर हम देखेंगे, इसने भी बराबर 6815 जो ये लेवल है, वहां पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस था, वो उसको मिला, एंड वहां से अभी नीचे आ रहा है। 6720 पे अच्छा सपोर्ट है, और उसके बाद 6630 पे अच्छा सपोर्ट है। तो ये दोनों अच्छे सपोर्ट जोन से, अगर वहां पे उसको मिल गया तो वहां से एक रिबाउंड मिल सकता है। ओवरऑल अप मूव जब तक 6815 नहीं पार होता है, तो अप मूव मेरे को ऑड में नहीं दिखाई दे रहा है। कैड में अगर आप देखोगे, कैड अच्छा खासा कंसोलिडेट कर रहा है, एंड बहुत सारे बड़े ट्रेडर्स अब कैड में लॉन्ग जाने की बात कर रहे हैं। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे 33 अच्छा डिफेंड करके 3400 आ गया है। रेजिस्टेंस इसका सीधा 3460 पे है, और फिर 3550 पे है। और अगर वो हो गया तो एक बड़ा लॉन्ग टर्म ऊपर की तरफ बन सकता है कैड में। स्टॉप लॉस 3320 आप रख के आप ट्रेड ले सकते हो। सीएचएफ आप देखोगे तो सीएचएफ भी अच्छा खासा 8860 जो लेवल है, वो 8860 पकड़ के अच्छा खासा अप मूव दे रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पे 8860 8830 तक भी गया था, पर 8860 अच्छा बेस है उसका, एंड यहाँ पे एक ट्रिपल बॉटम जैसा बन रहा है यहाँ पे। तो बट जैसे ही इसको अभी 89 80 का लेवल पार करना है, फिर 90 का लेवल आएगा, उसके बाद एक बड़ा मूव आ सकता है। बट ओवरऑल कहीं ना कहीं सीएचएफ भी बॉटम कर रहा है, तो वो भी आप एक बार के लिए ध्यान में रखना। ठीक है, इसके अलावा जेपीवाई अगर आप देखोगे, तो जेपीवाई 134 बहुत अच्छा सपोर्ट है, एंड 134 आज भी डिफेंड किया है इसने। तो 134 पे आप बाइंग कर सकते हो। अगर आप देखो, अप ट्रेंड अभी भी जारी है, पर अभी थोड़ा सा ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। बट जब तक ये 134 रहेगा, मेरे हिसाब से अप ट्रेंड कंटिन्यू होगा। एंड 134 टू 135 बैंड में बहुत सारा कंजेशन है। तो आइदर साइड अगर ये ब्रेक करता है, तो आपको एक बड़ा मूव दिख सकता है यूएसडी जेपीवाई में। ठीक है, चलते हैं हम गोल्ड की तरफ। तो गोल्ड एज सच अगर आप देखोगे, कल गोल्ड जब डेटा आया था, तो गोल्ड ने फट से एक अच्छा मूव दिया 2050 की तरफ, एंड वहां पे उसको सेलिंग मिला है। अब गोल्ड एक्चुअली हो चुका है ये कि बहुत टाइम से ये 2000 से 2050 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, एंड जो बेयर्स है वो लोग रुकेंगे कि जिस दिन 2000 ब्रेक होता है नीचे की तरफ, अच्छा खासा डाउनसाइड आ सकता है। ठीक है, तो 2050-70 का जो जोन है, उधर बहुत सारा सप्लाई है, बहुत ज्यादा सेलिंग आती है। तो जब तक वो क्लियर नहीं होता है, मेरे हिसाब से अपसाइड लिमिटेड है। तो अगर आप गोल्ड में ट्रेड लेना चाहते हो, तो जब तक 2050-70 के नीचे है, तो आप सेल मार के ले सकते हो। और बाई मारना है तो 50 और 70 टूट गया तो ही मार लेना। सेल भी मारना, बट कंडीशनल, बिकॉज ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी गिर सकता है, पर आप सेलिंग की तरफ देख सकते हो। ठीक है, तो 2000 के नीचे सेलिंग अच्छा जल्दी आ सकता है, तो वो ध्यान में रखना। बाइंग के लिए 70 के ऊपर बाइंग, 50 से 70 के ऊपर बाइंग अच्छा। ठीक है, देन किसी का तो पे, यस। तो सिल्वर का देखते हैं, तो सिल्वर ओवरऑल थोड़ा वीक हो चुका है। अगर आप देखोगे सिल्वर यहाँ पे
ये रेंज जो 24-50 है, मैं आपको बोल रहा हूँ ये एक और बार रीटेस्ट होने ही वाला है 24-50। उसके बाद ही कहीं ना कहीं वो मूव देगा, पर 24-50 तो मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है। तो ये आप अगर 40 पॉइंट आपको नीचे अभी भी मिलेगा तो आप उसके हिसाब से ट्रेड ले सकते हो। ऑयल में आप देखोगे, ऑयल में क्लियरली एक रिट्रेसमेंट हुआ है ऑयल का फॉल के बाद। क्लियरली देखो इधर डबल बॉटम बना है 71 के आसपास, पर ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव ही है। अब देखो कि लोअर लोज और लोअर हाइस बन रहा है यहाँ पे, एंड यहाँ से एक ब्रेकडाउन आएगा तो आपको 70 का लेवल वापस 68 का लेवल दिख सकता है यूके ऑयल में। ठीक है। इसके अलावा अगर आप इंडाइसेस में ट्रेड करते हो तो थोड़ा मैं इंडाइसेस का भी बता देता हूँ आपको। तो आप देख सकते हो कि नैस्डैक एक राइजिंग वेज में ट्रेड हो रहा है, एंड राइजिंग वेज हमेशा थोड़ा स्कैरी होता है एज अ बुल, बिकॉज राइजिंग वेज में जब ब्रेक होता है तो अच्छा खासा गिरता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक अच्छा राइजिंग वेज बन रहा है, एंड कहीं ना कहीं 14,000 के आसपास जाके ये टॉप हो सकता है। अभी 13,400 के आसपास चल रहा है प्राइस। तो ये जब भी जिस दिन ब्रेक करेगा ये वेज, उस दिन ये नीचे आने वाला है, तो संभाल के ट्रेड लेना। और अगर आप डाउ जोन्स देखोगे तो वो भी यहाँ पे एक 34,000 के आसपास काफी सेलिंग है। एंड अगर आप देखोगे तो ये तो ब्रेक डाउन दे चुका था, अभी रीटेस्ट हुआ है। अब आगे का मूव नीचे की तरफ ही मेरे हिसाब से होगा, एंड टारगेट इजीली मेरे हिसाब से थोड़ा लॉन्ग टर्म में 31,100 के आसपास भी जा सकता है। ठीक है। तो इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट पे आपको कोई अगर डेटा चाहिए या इन्फो चाहिए तो आप पूछ सकते हो, फिर हम आगे बढ़े। किसी को कोई क्वेश्चन या कोई हेल्प चाहिए, कहीं कोई भी इंस्ट्रूमेंट पे अटके है या ऐसा कुछ? ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली फेड का जो टूल है ये इन्वेस्टिंग पे आपको मिल जाएगा। अगर आप देखते हो तो फेड मॉनिटर टूल, इसमें आपको मिल जाएगा कि फेड क्या लेवल की एक्सपेक्टेशंस रख रहा है। राइट नाउ प्रोबेबिलिटी है कि 75% प्रोबेबिलिटी है कि पॉज होगा अगले रेट साइकिल में, और 25% ये है कि एक 25 और बिप्स आ सकता है। ये एक ऐसी टूल है जो मॉनिटर करते रहो तो आपको काफी फायदा मिलेगा, क्योंकि आपको आइडिया आएगा कि अगले हाई रेट साइकिल में क्या होने वाला है। ठीक है। एक्चुअल नंबर देखते हैं कल का, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि बहुत ही छोटा सा फर्क था। एज सच कोई बड़ा फर्क था नहीं, एंड मार्केट इसके लिए कुछ, अगर आप देखोगे ये पूरा जो पार्ट था ये पूरा इन लाइन आया है एग्जैक्ट सेम। जो 0.1% फर्क है वो इधर है, कि जो सीपीआई ईयर ऑन ईयर है वो 0.1 से आया। तो मेरे हिसाब से कोई बड़ा चीयरिंग वाला ये डेटा था नहीं। मार्केट इनिशियली बहुत चीयर की, एंड में आप देखो फ्लैट ही क्लोजिंग दिया था, फ्लैट टू नेगेटिव ही क्लोजिंग आया था। तो ये मेरे हिसाब से इंडिकेशन है कि मार्केट अभी समझ नहीं पा रहा है कि क्या हो रहा है और क्या चीज के हिसाब से रिएक्ट करना चाहिए। एक बहुत ही कंफ्यूज मार्केट है मेरे हिसाब से अभी, एंड ओवरऑल पोजीशंस उतने थोड़े कम वॉल्यूम पे लिए जा रहे हैं। तो थोड़ा संभाल के रहना, बिकॉज ऐसे मार्केट्स जनरली एक ट्रेंडिंग वाला मूव अगर देता है तो पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा संभाल के रहना ट्रेड्स के साथ, क्योंकि अगले कुछ हफ्ते थोड़े से ज्यादा वॉलेटाइल हो सकते हैं। ठीक है। अब चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का टॉपिक मेरा बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, विच इज डॉलर इंडेक्स। तो कितने लोग को डॉलर इंडेक्स के बारे में पता है? आप मेरे को चाहिए तो चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हो कि आपने डॉलर इंडेक्स के बारे में सुना है। आपने कुछ कभी ट्रेड किया हो तो और ग्रेट है, बट कभी डॉलर इंडेक्स के बारे में सुना है किसी ने? ओके, हमको ये रिप्लाई आ रहा नहीं है। तो देखो मैं एक चीज बताता हूँ आपको कि जितना हम इंटरैक्टिव रखेंगे वेबिनार, उतना ही आपको भी मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप सीखने आ रहे हो। आप खुद यहाँ पे, मैं खुद चाहता हूँ कि आप लोग इंटरेस्ट लो ताकि आपको भी बेटर आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो आप जितना इंटरेक्ट करोगे, आपके नरेंद्र जी ने बोला है, हाँ उन्होंने सुना है। और बाकी लोग आपका क्या राय है? आपने कभी सुना है, देखा है? नहीं भी देखा है तो ठीक है, आज आप सीख जाओगे एग्जैक्टली ये चीज क्या होती है। ठीक है, चिराग जी ने भी देखा सुना है। ओके, तो ठीक है, दो जन ने सुना है, एक जन ने नहीं सुना है। ठीक है, ऐसा देखो जब इंटरेक्ट करते हो तो ओवरऑल बेटर ही लगेगा एंड बेटर समझेगा।
तो डॉलर इंडेक्स जो है इसको DXY कहते हैं। तो डी आप कहीं भी अगर आप ट्रेडिंग व्यू या किधर भी देखोगे तो इसको DXY के नाम से बोला जाता है। एंड ये काफी मशहूर मेट्रिक है। अगर आप करेंसी ट्रेड करते हो तो इसके बिना आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। ये मेरे मेरे लास्ट 12 साल से मैं हर दिन सुबह उठ के पहला चीज जो देखता हूँ वो DXY है। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। एंड पूरी मार्केट इसके हिसाब से चल सकती है। अगर आप ये समझ गए तो मेरे हिसाब से आप करेंसी ट्रेडिंग में 50-60% तो आराम से ट्रेड कर लो। बाकी कुछ समझने की जरूरत नहीं है। तो डॉलर इंडेक्स बहुत ही क्रूशियल है। एंड बड़े मूव्स देता है डॉलर इंडेक्स। तो आज समझते हैं कि डॉलर इंडेक्स है क्या, इसका बनाया कैसा है और इसकी फॉर्मूला क्या है, ताकि समझने के लिए कि हमें किस तरह ट्रेड लेनी। ठीक है। तो ये एक ज्योमेट्रिकल एवरेज लिया गया है 6 करेंसी का वेट का अगेंस्ट द डॉलर। तो सबसे बड़ा वेटेज है यूरो का, फिर है जापानीज येन का, फिर है ब्रिटिश पाउंड का, फिर कैनेडियन डॉलर का, और फिर स्वीडिश क्रोना और स्विस फ्रांक। तो स्वीडिश क्रोना एक टाइम पे ये 1973 में बना था, तभी यूरो नहीं था। ठीक है, तभी जो यूरोप था उनका करेंसी था एज ए यूरो, बट इंडिविजुअल यूरोपियन कंट्रीज के भी करेंसीज थे। तो स्वीडन, डेनमार्क सब अपने अपने करेंसी यूज करते, वो लोग यूरो नहीं यूज करते थे। तब यूरो एक दूसरा करेंसी था उनके लिए। तो उनके देशों में कैसा था, तो उनकी करेंसी भी यूज कर सकते हो और तुम यूरो भी यूज कर सकते हो। तो दोनों एक वायबल ऑप्शन था उनके लिए। अब वो सब चेंज होके यूरो हो चुका है। सिर्फ अभी भी कोई छोटे छोटे कंट्रीज रखते हैं अपना करेंसी, बट मोस्टली सारा यूरोप अभी यूरो ही यूज कर रहा है। ठीक है। तो आप सोचोगे क्यों स्वीडन लिया गया, बट 70s में स्वीडन काफी स्ट्रॉन्ग कंट्री थी, स्ट्रॉन्ग करेंसी भी थी। तो ओवरऑल उसके वजह से स्वीडन इंक्लूडेड था इसमें। ठीक है। तो ये एक डिसाइड किया था ताकि जब हम गोल्ड ब्रेटन वुड सिस्टम से निकले, जहाँ पे गोल्ड था, वहां से हम निकले टू अ पेपर करेंसी, तब लोगों को ये चाहिए था कि यार एक कोई तो एक वे होना चाहिए समझने के लिए कि डॉलर का बाकी लोगों के साथ क्या रिलेशन। तब उन्होंने ये एक इंडेक्स बनाया था। एंड क्योंकि डॉलर तभी भी स्ट्रॉन्गेस्ट था, आज भी स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो एक बहुत अच्छा तरीका हो गया समझने के लिए। ठीक है। तो हम इसके बारे में देखते हैं थोड़ा आगे। तो आप देख सकते हो कि ये स्टार्ट हुआ था एक वैल्यू 100 का। ठीक है, आज भी अभी 101 के आसपास चल रहा है। तो 100 के वैल्यू से शुरू हुआ था, इसका हाई 164.72 जा चुका है एंड लो 70.698 जा चुका है। तो आप देख सकते हो ये बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल है, बहुत ही ज्यादा। आप इसमें अपॉर्चुनिटीज भी मिलते हैं। तो हम अगर आप एमटी5 में कुछ ब्रोकर्स है जो डॉलर ट्रेड करने डायरेक्टली भी देते हैं। एंड अगर आपको ट्रेड करना है उसके हिसाब से मिनिमम अगर आप देखोगे $1000 का ट्रेड होता है। एंड $1000 पे अगर आपको लेवरेज आपका जैसा भी ब्रोकर देता है, तो अगर 1 पॉइंट डॉलर ऊपर जाएगा तो आप $1000 कमाते हो। तो से अभी 101 का 102 होता है तो आप $1000 कमाते हो। ठीक है, फिर लेवरेज आप अपने हिसाब से देखिए लॉट साइज कर सकते हो, पर उसका मैच बेसिकली ये होता है। ठीक है, मेरे हिसाब से अगर आप ये ट्रेड कर सकते हो और आपको इसकी समझ है, तो इसमें बहुत पैसे कमा सकते हो। ठीक है, डॉलर में फॉर श्योर आप बहुत करेंसी से भी ज्यादा सिर्फ डॉलर ट्रेड करके कमा सकते हो। ठीक है। अगर और इसकी मतलब ये 100 नंबर की क्या मीनिंग है मैंने उधर वो भी समझाया। तो अगर ये इंडेक्स 80 होता है, इसका मतलब डॉलर का जो वैल्यू है वो 20% जा चुका है टुवर्ड्स अदर करेंसीज। मतलब बाकी सारे करेंसीज और काफी पावरफुल है एंड डॉलर वीक है। अगर सेम चीज 120 होता है तो डॉलर का वैल्यू 20% ज्यादा है कंपेयर टू दी अदर करेंसी। तो ये एक तरीका है समझने के लिए कि एक करेंसी दूसरे करेंसी से कितना अलग है और कितना उसका पावर है उसके हिसाब। ठीक है। तो अगर आप देखोगे जो फॉर्मूला, ये एक चीज याद रखना कि डॉलर में जो वेटेज है यूरो का डॉलर इंडेक्स में, वो यूरो का 57.6% है, मतलब सबसे हाईएस्ट है। ठीक है। तो यूरो का जो मूवमेंट है उससे डॉलर इंडेक्स पे बहुत इम्पैक्ट आता है। जापानीज येन जो है उसका 13.6% है, स्टर्लिंग का 11.9% है, कैनेडियन डॉलर का 9.1% है, स्वीडिश क्रोना का 4.2 है, फ्रैंक का 3.6 है। तो इससे आपको आइडिया आता है कि डॉलर का मूवमेंट कितना चेंज हो सकता है फ्रॉम एनी ऑफ दिस करेंसीज का चेंज। तो आपको चाहिए एक फोटो भी ले सकते हो इसका, क्योंकि ये आपके काम आएगा अगर कल आपको कभी भी देखना है कि डॉलर इंडेक्स ट्रेड करते वक्त कितना वेटेज है और कितना फ्लक्चुएट होगा, तो ये आपके काम आएगा। आप एक फोटो भी ले सकते हो उसका। ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि डॉलर का कोरिलेशन क्या है, क्योंकि हमें तो ये देखना है
कि डॉलर इंडेक्स तो ठीक है, बट इसका कोरिलेशन क्या है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे क्लियरली कि कोरिलेशन आपका जो यूरो से है इस 0.941, -0.941। एंड अगर आपको कोरिलेशन याद है जो मैथ्स में पढ़ा था, तो अगर कोरिलेशन 0 to 1 होता है, अगर -1 to 1 होता है, तो -1 0 एंड 1। अगर कोरिलेशन 0 है, इसका मतलब दोनों चीज एक दूसरे से बिल्कुल अलग है एंड एक दूसरे की वजह से बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते। अगर कोरिलेशन -1 है, तो अगर वो एक नेगेटिव होता है तो ये भी नेगेटिव होता है। अगर 1 है तो ये एक पॉजिटिव होता है तो वो भी एक पॉजिटिव होता है। तो कोरिलेशन जितना 1 और -1 के करीब है, उतना ही ज्यादा कोरिलेशन ज्यादा है एंड उतना ही ज्यादा मूवमेंट उसके आसपास होती है। ठीक है। अगर आप देखोगे येन का -0.5 है, पाउंड का -0.7 है। ठीक है, मतलब पाउंड भी ज्यादा कोरिलेटेड है। कैनेडियन डॉलर 0.385, मतलब कैनेडियन डॉलर कम कोरिलेटेड है डॉलर इंडेक्स से एंड डॉलर के मूवमेंट में। इसलिए अगर आप देखोगे ओवरऑल यूएसडी कैट जिस तरह मूव करती है उस और डीएक्स वगैरह से मूव करती है, हमेशा सेम नहीं है। तो हम एक बार अभी चल के देखते हैं कि ये एक्चुअली वैसा मूव होता है कि नहीं। तो ये DXY है। तो अगर आप ट्रेडिंग व्यू यूज करते हो या कोई भी आप यूज करते हो, ये एक आपके पास होना ही चाहिए। आपको डेली बेसिस पे ये बहुत काम आएगा एज अ मेट्रिक एंड एज अ नंबर। तो अगर हम इसको देखते हैं, इसका एक हिस्ट्री देखते हैं, तो आप देख सकते हो कि डॉलर जब भी ऊपर जाता है तो तभी तभी रिसेशन आया है। तो अगर आप देखोगे ये 2001 जब यूएस में आपको एक टेक बबल बर्स्ट हुआ था, तो आपका डॉलर 120 हो चुका था एंड जैसे ही वो मार्केट्स गिर गए उसके बाद ये नीचे आना शुरू हुआ। 2008 में भी आप देख सकते हो यहाँ पे डॉलर इंडेक्स 71 था और फट से ड्यूरिंग द क्राइसिस 89 तक चला गया। ठीक है। एंड ये बड़े मूव है। अगर आप समझो कि ये डॉलर इंडेक्स अगर यहाँ से 20% 22% जाता है, तो आपको यूरो में एग्जैक्ट 22% का आपको मूव मिलेगा। तो आप समझो अगर आप डॉलर इंडेक्स प्रेडिक्ट करना सीख गए, तो आप यूरो में तो आराम से ले सकते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। ठीक है। फिर अगर आप देखोगे 2020 में भी जब कोविड आया था, तो आप देख सकते हो कोविड जब जैसे ही पता चला था कि कोविड आया है, तो डॉलर इंडेक्स में एक बहुत ही जल्दी ये मूवमेंट अगर आप देखोगे, ये कोविड वाला मूवमेंट था जहाँ पे 96 का 103 हुआ और वापस 96 हो गया। एंड उसके बाद अगर आप देखो बराबर डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम बन चुका है इधर Feb 21 अप्रैल 21। अगर आपने यहाँ पे मार्केट शॉर्ट किया होता, कोई भी, चाहे वो डाउ जोन्स हो, नैस्डैक हो, निफ्टी भी हो, तो आपने बहुत पैसे कमाए होते। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक इंडेक्स से बहुत कुछ ट्रेड कर सकते हो। तो मैं अभी आपको गोल्ड का भी एग्जांपल देता हूँ। अगर जून 21 को मैं इधर गोल्ड का ऐड करके आपको दिखाता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे अगर डॉलर जहाँ पे आपका बॉटम हुआ था यहाँ पे, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे गोल्ड शॉर्ट करते हैं, तो आप बहुत ही जल्द ये जैसे ही ऊपर जा रहा है, आप देखो ये गोल्ड में बड़ा सा डाउन मूवमेंट। तो अगर आपको ये प्राइस अगर इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैं वहां देखता हूँ मई 2021। ठीक है। तो हम गोल्ड के चार्ट में देखते हैं मई 2021 में गोल्ड में क्या हो रहा है। तो यहाँ तो आप देख सकते हो मई 2021 में यहाँ था गोल्ड। यहाँ पे आपका गोल्ड का प्राइस था जो था $1900। अगर आप वहां शॉर्ट करते गोल्ड, क्योंकि आपको पता है कि डॉलर स्ट्रांग हो चुका है, होने वाला है, तो आपको अच्छा खासा 10-11% का रिटर्न मिल जाता है। तो बहुत ही सिंपल से मूवमेंट्स है। अगर आप कोरिलेशन समझ जाते हो तो बहुत पैसे कमा सकते हो, बहुत अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हो। एंड सिल्वर में भी देख लेते चलो मई 21 में क्या हो रहा था। तो आप सिल्वर में देख सकते हो, सिल्वर में तो और अच्छा मूव आया था। अब देखो ये वाला हाई था सिल्वर पे, 28 का हाई था और आपको वन वे ऑलमोस्ट 25% मिला था। तो आप सोचो अगर आप वो मूव बराबर पकड़ लेते हैं, तो 25% में आप कितना अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ आप कोरिलेशन समझो, फंडामेंटल से, को छोटे छोटे मूव, एवरीडे वाले मूव टेक्निकल्स आपको दे देंगे।
बट अगर आपको बड़े मूव चाहिए, अगर आपको बड़े ट्रेंड समझने हैं, तो फंडामेंटल की बहुत जरूरत पड़ेगी आप, तो वो समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि DXY को कैसे रीड कर। ठीक है, तो DXY का अभी ये जो 100 नंबर है, इसकी क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है, अब हम समझते हैं। तो अगर ये नंबर 100 के ऊपर है, ठीक है, जब ये नंबर 100 के ऊपर जाता है, तो सारे जो करेंसीज है वो वीक हो जाते हैं इसके इसके खिलाफ। एंड जो इमर्जिंग मार्केट्स है, जो इंडिया, चाइना, कोरिया, ब्राजील, ये सारी जो कंट्रीज के करेंसीज है, 100 के ऊपर ये डेप्रिशिएट होना शुरू हो जाए, ये वीक हो जाते हैं, इनके मार्केट्स भी वीक हो जाते हैं। वैसे ही 100 के नीचे जैसे ही आता है, ये बाकी सारे इमर्जिंग मार्केट्स के लिए पॉजिटिव हो जाता है। तो से अगर 90 के नीचे आता है, तो 90 के नीचे बहुत ही अच्छा है। एंड सारे करेंसीज एंड सारे कंट्रीज जो इमर्जिंग मार्केट में है, उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है उस टाइम पे, क्योंकि पूरा पैसा डॉलर से निकल के बाकी करेंसीज, बाकी कंट्रीज में चला जाता है। तो ये एक मैट्रिक याद रखना बहुत जरूरी है कि 90 के नीचे डॉलर इंडेक्स बहुत पॉजिटिव है बाकी करेंसीज के लिए एंड बाकी कंट्रीज के लिए। 100 के ऊपर पैसा काफी हद तक डॉलर के पास है। ठीक है, तो 100 के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव रहना चाहिए आपको बाकी बाकी चीजों पे। एंड जिस तरह अभी हम देख रहे हैं, अगर आप देखो कि लास्ट कुछ महीनों से हम देख सकते हैं 100 101 का लेवल ऑलमोस्ट अच्छे से मेंटेन किया जा रहा है। एंड ये लेवल इजीली टूटता नहीं है। हमने ऑलमोस्ट ये 100.8 का लेवल देखा था यहाँ पे अप्रैल में, फिर वही लेवल्स आसपास हमने देखा यहाँ पे। बट वो 100 का लेवल इजीली नहीं टूटा है, मेरे हिसाब से इजीली नहीं टूटेगा। अगर वो टूटा तो कोई ना कोई बड़ा इंसिडेंट होगा जिसकी वजह से वो होगा। अगर आपका डेट सीलिंग नहीं रिवाइज होता है, कल जाके US में सपोज डेट सीलिंग नहीं रिवाइज होता है, तो मैं मान सकता हूँ कि डॉलर शायद ये 100 का आराम से 100 का टूट जाए और शायद 90 92 के आसपास भी चले जाए, जो बड़ा मूव आएगा। बिकॉज US अगर डेट नहीं पे कर पा रहे, मतलब कुछ तो बड़ा नेगेटिव है। तो वो एक आपके ध्यान में रखना कि अगर ऐसा कोई इवेंट होता है, तो डॉलर पे बहुत ही बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। एंड अगर उन्होंने पे कर दिया, तो डॉलर पे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आ सकता है। ठीक है, तो अगर आप कभी भी ट्रेड कर रहे हो कोई भी डॉलर डिनोमिनेटेड करेंसी, तो बिना DXY के मत ट्रेड करना। DXY एक ऐसी चार्ट है, अगर आप समझ गए अच्छे से, ट्रस्ट में आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर करेंसीज में तो आराम से बन सकते हैं। ठीक है, तो ये चार्ट आप देखना, स्टडी करना। आपको मैंने सारे फंडामेंटल्स ऑलरेडी बता दिए। अगर आपको टेक्निकल्स में भी कभी जरूरत आता है DXY का, तो मुझे पूछ लेना। बट एक बहुत ही अच्छा टूल है, बहुत ही अनडिस्कवर्ड टूल है मैं कहता हूँ, क्योंकि बहुत कम लोग ये यूज करते हैं। तो अगर आप इसको सीख गए कैसे यूज करना, तो बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मुझे आपको ये बताना था डॉलर के बारे में और CPI के बारे में। तो अभी हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आप मुझे पूछ सकते हो, वरना हम वेबिनार एंड करेंगे। कोई भी क्वेश्चंस डॉलर पे, या आपको कुछ भी डाउट है, कुछ समझा नहीं इसके बारे में, तो आप पूछ सकते हो। सर ये कहाँ तक जा सकता है? लो, हाँ, ओके, लो। लोअर हाई कितना जा सकता है? तो ये एक्चुअली इसका क्या है ना, कि जब क्राइसिस टाइम्स आते हैं ना, अगर जब जब भी ऐसा टाइम आता है कि US इकोनॉमी पे लोग क्वेश्चन करते हैं, या डॉलर पे, कि कोई सस्टेनेबल इशू, कुछ ऐसा बड़ा सिस्टमिक रिस्क आ जाता है, तो ये 70 तक भी जा सकता है। ठीक है, बट टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली जाएगा। और ऊपर की तरफ मेरे हिसाब से 120 से लेके 135 तक जा सकता है, अगर रिस्क बहुत हाई हुआ तो। अगर रिस्क बहुत हाई हुआ तो ये जाएगा। अगर आपको एक और तरीका है इसको अगर कंपेयर करने का, तो अगर आपने विक्स के बारे में सुना है, जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स होती है, तो अगर आप S&P 500 का जो विक्स है वो कंपेयर करो सर, उसका अगर वो कंपेयर करो इसके साथ, तो आप देख लोगे कि ये एक्चुअली विक्स के साथ काफी अच्छे से कंपेयर होता है। आप देखोगे यहाँ पे जैसी विक्स ऊपर जाता है, ये देखो विक्स ऊपर गया, डॉलर भी ऊपर गया। यहाँ पे भी आप देखोगे, जब भी विक्स और डॉलर जनरली एक साइड जाते ही है, क्योंकि जब रिस्क बढ़ जाता है, तो विक्स बढ़ेगा, और जब रिस्क बढ़ेगा, तो डॉलर की तरफ पैसा चलेगा। तो ये भी एक अच्छा चार्ट है समझने के लिए कि क्या मूवमेंट्स होते हैं विक्स के डॉलर के साथ। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आपको लेवल्स देखना है, तो 90 एक अच्छा सपोर्ट है। ठीक है, 90 नहीं गया तो 70 तो बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। एंड अपसाइड पे आपको 120 और 135 का थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू नरेंद्र जी। ठीक है, और कोई सवाल किसी को?
ठीक है, चलेगा। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन आने के लिए इस वेबिनार पे। एंड आई होप आप लोग सब प्रॉफिटेबली ट्रेड कर पाए, एंड आई होप आप लोग कुछ सीख पाए आज। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वेबिनार पे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू नरेंद्र जी, थैंक यू दीक्षिता जी, थैंक यू।